अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में आपका फिर स्वागत है। शरद चंद्र की जीवनी के कुछ अंश बचे थे जो हम विश्वनाथ मुखर्जी की संपादन में सुन रहे हैं। तो बिराज बहू और बिंदु का लल्ला शरद चंद्र जी ने गुरदास चटर्जी एंड सन्स को 200 रुपये में कॉपीराइट पे बेच दिया, क्योंकि उनको पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और वो आर्थिक कष्ट में थे। ये 400 रुपये उनके निकट 4000 के बराबर थे। बर्मा से अब उनका प्रत्यावर्तन के बारे में हम सुनेंगे कि साहित्य में वे दिग्विजय प्राप्त करने लगे थे। स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान न देने के कारण नाना प्रकार के रोगों के शिकार बनते गए। सन 1915 ईस्वी के जनवरी माह से जिन लोगों को शरद ने पत्र भेजा, सभी के निकट अपनी बीमारी की सूचना देते रहे। कभी हाथ का दर्द, कभी पैर फूलना, कभी बवासीर, यहाँ तक कि बर्मा से चले जाने की इच्छा भी उन्होंने प्रकट की। बार बार आर्थिक कठिनाई का पत्र पाने के बाद हरिदास चटर्जी ने लिखा, जब आप अस्वस्थ हैं तो वहाँ क्यों पड़े हैं, कलकत्ता आ जाइए, आपके लिए 100 रुपये मासिक प्रकाशन संस्था की तरफ से देने का मैं व्यवस्था करूँगा। जब फरवरी में 1916 में शरद दादा की नाजुक हालत हो गई, अब किसी का इंतजार किए बिना 3 अप्रैल को इस्तीफा देकर बंगाल चले आए। साहित्यकार, कलाकार जब तक आर्थिक कठिनाइयों में रहता है तब तक वह तेजी से कार्य करता है। जहाँ संपन्नता आती है, लिखने की गति थोड़ी मंद हो जाती है और उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। हावड़ा निवास काल में शरद बाबू की कुल आमदनी 100 रुपये थी। 20-22 रुपये किराए में देने में चले जाते थे और शेष रकम से गृहस्थी चलानी पड़ती थी। अफीम के खर्च के अलावा मेहमानों के आने पर भी व्यय करना पड़ता था। इन्हीं कारणों से वो तेजी से लिखते रहे। भारतवर्ष में जितनी रचनाएं छपती, प्रकाशित होती, वैकुंठ का वसीयतनामा, अक्षरणीना, श्रीकांत, देवदास, निष्कृति, एकादशी का वैराग्य, दत्ता, गृहदाह, देना पावना, और इन सब का धीरे धीरे इतनी प्रसिद्धि हो गई कि अब वो आलस करने लगे। रचनाएं छपने के बाद उनकी लेखनी में शिथिलता आने लगी और उसी समय पथ के दावेदार, बंगाली में जिसका नाम था पथेर दावी, वो जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर थी और उसको कोई छापने को तैयार नहीं था और उसके लिए काफ़ी लग रहा था कि सरकार विरोध करेगी। और जब वो बंगवाणी में पथ के दावेदार जो है धारावाहिक रूप में छपने लगा और उसके पैसे भी मिलने लगे, तो उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको एक पत्र लिखा, जिसके कुछ अंश मैं आपको बताती हूँ कि तुम्हारा पथ के दावेदार पढ़ चुका। ये पुस्तक उत्तेजक है और अंग्रेज शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करता है। लेखक के कर्तव्य के अनुसार भले ही ये दोष ना हो, क्योंकि अगर लेखक अंग्रेज राज गढ़नी समझता है तो वह चुप नहीं रह सकता। शक्ति को आघात पहुंचाने पर उसके प्रतिघात को सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसी वजह से इस आघात का मूल्य आघात के गुरुत्व को लेकर विलाप करने पर उस आघात के मूल्य को चौपट कर देने के बराबर होगा तुम लोगों का। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। इस पत्र को पढ़कर, काफ़ी बड़ा पत्र था, मैंने कुछ अंश सुना है। इस पत्र को पढ़कर शरद बाबू तिलमिला गए और महाकवि ने अपने मन के सत्य को लिखा था। सत्य सर्वदा कड़वा होता है। इस पत्र के कारण शरद बाबू इतने क्षुब्ध हो गए कि उन्होंने सबको, उमा प्रसाद वगैरह को बताया कि ये रविंद्र बाबू ने लिखा है। फिर बाद में कहा गया कि इस बात को दबा दिया जाए। फिर उसके बाद उन्हें पैसों की पुनः आवश्यकता हुई, क्योंकि वो बहुत बीमार हो गए, तो उन्होंने अपनी बातचीत करके पुस्तक को कॉपीराइट बेच दिया गुरदास चटर्जी एंड सन्स को, और सिर्फ 50 रुपये मिले। कांग्रेस में योगदान। कांग्रेस में आपको मैं बताऊं, ये सुन के आपको आश्चर्य होगा, कांग्रेस में वो अचानक से योगदान देने लगे और उसमें डॉक्टर यतीन्द्रनाथ, मोहनदास गुप्त, सुभाष चंद्र बोस, हेमंत कुमार और निर्मल चंद्र थे। और जब भी कोई समस्या आती, सिर धुनते, तो ये बैठकर अपना बर्मी चुरुट पीते और उनके साथ काम करते। और एक बार देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा था कि रविन्द्रनाथ ने जब नाइटहुड की उपाधि ली तब मैं काफ़ी रोया था। हालांकि ये बाद में पता चला कि उन्होंने वो उपाधि वापस कर दी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया था। उन्होंने एक बार, उनके लिए देशबंधु जी ने कहा कि आप हावड़ा के क्षेत्र से चुनाव में खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैं तो लेखक हूँ, मैं काउंसिल में जाकर क्या करूँगा, और मैंने देश के लिए किया ही क्या है, मैं तो कांग्रेस में आप लोगों से मित्रता के कारण हूँ। वो जेल कभी नहीं गए, पर जेल जाने वाले क्रांतिकारियों की तन मन धन से बराबर मदद करते थे।
चारों तरफ गिरफ्तारियां हो रही थी। सुभाष चंद्र बोस ने उनसे कहा कि आप भी एक बार आपको जेल जाना चाहिए। शरद बाबू ने कहा मेरी इच्छा तो होती है और मैं इसके लिए तैयार भी हूँ, पर कठिनाई ये है कि जेल में मुझे अफीम खाने को नहीं मिलेगी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। सुभाष बाबू ने कहा इसके लिए आप बेफिक्र हैं, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं अपना लेखन का काम करूंगा, मैं आप लोग के साथ हमेशा हूँ। वो खद्दर पहनने लग गए थे, सूत काटते थे, चरखा आंदोलन के समय कारीगर रखकर काम भी करवाते थे। एक बार जब बंगाल के सभी मूर्धन्य नेता महात्मा गांधी के पास बैठे उनके सामने चरखे पर सूत काट रहे थे, तब बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का सूत मोटा और शरद चंद्र का महीन बन रहा था। ये देखकर महात्मा गांधी ने शरद बाबू की काफ़ी प्रशंसा की थी। भागलपुर शहर से 12 मील की दूरी पर सुरेंद्रनाथ की कुछ ज़मीन थी। अब शरद चंद्र जी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, तो उन्होंने वो गांव जाने का निश्चय किया। शरद बाबू वैसे गांव में बहुत खुश रहते थे। वहाँ उन्होंने नाटक प्रेमी थे, तो उन्होंने नाटक शुरू कर दिया। गरीबों को बुला लेते थे और मज़दूरों को बुला कर उनको कुछ कहानी किस्से सुनाया करते थे, उनकी बातें सुना करते थे। उन्हें बहुत मज़ा आता था ये सब करने में। पर धीरे धीरे उनकी हालत में गिरावट आने लगी, तो उनके मित्रों ने उन्हें कलकत्ता बुलाया ताकि उन्हें डॉक्टरों को दिखाया जा सके। और उस जगह का नाम था, जहाँ वो रह रहे थे, उस जगह का नाम था सामता बेड़ा। सामता बेड़ा में वो रात को देर तक पढ़ते लिखते रहते थे और रद्दी कागज़ पे वो कभी नहीं लिखते थे, वो साफ़ सुथरे कागज़ पे लिखते थे। उनके पास 50 पेन होंगे। वो इतने पेन के शौकीन हुआ करते थे, सब उन्हें पेन दिया करते थे। और बगीचे के सामने उनकी खिड़की हुआ करती थी। आत्मरक्षा के लिए वो अपने पास बंदूक और पिस्तौल भी रखते थे। सामता बेड़ा में रहने पर उनको नुकसान ये होने लगा कि रोज़ रोज़ प्रकाशक कलकत्ता में थे, प्रूफ पांडुलिपि भिजवाना, प्रिंट करवाना शरद बाबू को खुद जाना पड़ता था। पर उस समय वह इतने बीमार थे कि उन्होंने सोचा कि कलकत्ता में अपना एक छोटा सा मकान बनवाया जाए, और उन्होंने अपना वो मकान बनवाया। सन 1932 की घटना है। शरद बाबू का 57वां जन्मदिन था। उसे मनाने का सब मित्रों ने सोचा कि चलो हम लोग अच्छे से जन्मदिन मनाएंगे, और सभापतित्व के लिए उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को बुलाया। और एडवांस पार्टी के नेता थे यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, और फॉरवर्ड पार्टी के थे सुभाष चंद्र बसु। शरद बाबू का सुभाषचंद्र से मैत्री देखकर पार्टी वाले अप्रसन्न हो गए। और ठीक इसी समय एक घटना और हुई। 15 सितंबर के दिन हिजली जेल में बंद 2 राजनीतिक बंदियों का मृत्यु दिवस था। इसके कारण जहां शरद बाबू का अभिनंदन होने वाला था, वो नहीं हो पाया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले ही पत्र लिखकर क्षमा मांग ली थी, क्योंकि उन्हें किसी और जगह जाना था। शरद बाबू का सुभाष की पार्टी में रहना, कम समय में अपने समकालीन साहित्यकारों से ज़्यादा प्रसिद्धि अर्जित करना, विरोधियों के प्रयत्न पर भारतीय भाषा में उनकी रचनाओं का अनुवाद होना, इस सब से बहुत लोग चिढ़ने लगे थे, और इसीलिए उनका समारोह नहीं हो पाया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद शरद बाबू का विस्फोटक उपन्यास शेष प्रश्न आपने ज़रूर पढ़ा होगा, प्रकाशन हुआ। कमल जैसी विद्रोही नायिका की मुखरता को लोग हजम नहीं कर सके। चरित्रहीन ब्राह्मण की बेटी की तरह यह उपन्यास पुराणपंथियों के निकट विष का प्याला साबित हुआ। शरद बाबू को ज्ञात था कि शेष प्रश्न उपन्यास को लोग पसंद नहीं करेंगे और विरोधी आलोचक इसका श्राद्ध करेंगे। शरद बाबू फिर थोड़े दिन बाद वापस गांव जाकर रहने लग गए। लोग उनसे पूछते आजकल क्या कर रहे हो, वो कहते थे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, फिर कभी कहते थे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। जब उनकी हालत बहुत चिंतनीय होने लगी, तो उन्होंने अपने मामा को सहायता के लिए सुरेंद्रनाथ जी को बुलाया, और वो उन्हें नर्सिंग होम में उन्होंने कलकत्ता ले जाकर भर्ती कर दिया। फिर उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने कहा डॉक्टर ने किंकिस कुछ बोला है बीमारी, चलो डिक्शनरी लाओ हम देखते हैं। बोले अरे इसमें तो एक्सरे होगा। उन्होंने सोचा, डॉक्टर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि चलिए। मैं चुपचाप वो हॉस्पिटल से भागने की तैयारी करने लगे। एक्सरे के समय रुपए की चर्चा चली, तो उन्होंने अपनी एमसी सरकार एंड सन्स को अपने इलाज के लिए 1000 रुपये देना उन्होंने स्वीकार किया, और बदले में उसे बच्चों की कहानियाँ नामक पुस्तक छापने का अधिकार भी दे दिया। सब इंतजाम हो गया, सारी चीज़ें हो गई। उन्होंने कहा इस हालत में सबसे बातचीत करने में मुझे बहुत कष्ट होता है, इसलिए सबको कमरे के बाहर रोक दिया जाए। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में काफ़ी खर्च हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद पता चला कि उनका लीवर बिल्कुल सड़ चुका है, और उनको ये भी कहा गया कि उनको फूड पाइप से खाना दिया जाएगा, जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा मुझे घर जाना है। तो उन्होंने कहा
कि नहीं घर हम नहीं ले जा सकते, नर्सों बोले मैं इन नर्सों के साथ नहीं रह सकता। बोले अच्छा ठीक है, मैं आप फूड पाइप से ही खाना लेना, मैं इंतज़ाम करके आता हूँ। और उनके मामा ने कहा, और इतने में खबर आई कि उनको उल्टी हो रही है। तो वो दौड़ते हुए उनके मामा जी पहुँचे। बोले क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पाइप से अफ़ीम ले ली थी। ये दिन था रविवार 16 जनवरी सन 1938 ईस्वी का। दिन के 10 बजे विश्व साहित्य का एक श्रेष्ठ कथाकार अनंत यात्रा की ओर चला गया। उस दिन उनकी उम्र थी 61 वर्ष 4 माह। उनके निधन के 7 मिनट बाद फ़ोन पर रेडियो, समाचार पत्रों तथा अन्यत्र समाचार गए। संसार के अन्य रेडियो ने भी इसे प्रसारित किया। समाचार पाते ही स्थानीय अंग्रेजी बंगला के पत्रों ने 2 घंटे के भीतर पत्र प्रकाशित किया। नर्सिंग होम में उस वक्त कई डॉक्टर और मित्र थे। उनका शव 24 अश्विनी दत्त रोड स्थित उनके मकान के बरामदे में लाकर रख दिया गया। 3:15 बजे शोक यात्रा प्रारंभ हुई। इस शोक यात्रा का संचालन की जिम्मेदारी दक्षिण कलकत्ता कांग्रेस ने ली थी। वंदे मातरम, शरद चंद्र की जय ध्वनि के साथ केवड़ा तला महाशमशान पर आए। 5:15 बजे प्रकाश चंद्र ने आग लगाई। वो उनके भाई थे। और इसके बाद शोक संदेशों का तांता लग गया। भारतीय तथा विदेशों से संवेदना के अनेक तारपत्र आते रहे। और इस तरह से शरद चंद्र जी जो एक महान साहित्यकार थे, इतनी कम उम्र में सबको छोड़ के चले गए, लेकिन अपने पीछे इतना अच्छा साहित्य छोड़ के चले गए कि आज उन पे मूवी बनती हैं, लोग उन पे नाटक करते हैं, और लोग अभी भी उन किताबों को अपनी लाइब्रेरी में सहेजे रखे हैं। देखिए, शरद समग्र है, इतनी कहानियाँ, इतनी कथाएँ उन्होंने लिखी, और बहुत कम उम्र में वो चले गए हम सबको छोड़ के। इसके लिए हमें अफ़सोस है। अब अगली बार मैं फिर कुछ अच्छे और लेखकों की बातें लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।